हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की साइंस की क्लास में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 गति एवं समय, टाइम एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे आज। उससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें तो हम पहले पिछली क्लास में जो हमने इसके बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से पहली गति आपने पढ़ी थी कंपन गति। कंपन गति क्या थी कि अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो गति होती है, कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के यानी विराम अवस्था के इर्द गिर्द जब गति करने लग जाता है तो वो गति क्या कहलाती है? कंपन गति कहलाती है। थोड़ी फास्ट होती है ना। वक्रीय गति क्या होती है? वक्रीय गति जब वस्तु को किसी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करवाई जाए तो वो वक्रीय गति कहलाती है। घूर्णन गति यानी कि वस्तु तो स्थिर है और वस्तु अपनी स्थिर अक्ष के चारों ओर जब घूमती है तो वो क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। सरल रेखीय गति के बारे में आपने पढ़ा था। सरल रेखा के अनुदिश चलने वाली जो गति है किसी वस्तु की, वो सरल रेखीय गति। दोलिनी गति जब वस्तु अपने माध्य स्थिति के ही इर्द गिर्द गति करती है लेकिन अपनी गति को बार बार दोहराती है, ठीक है। और ये गति जो है वो लगभग कंपन गति के जैसी ही है, लेकिन कंपन गति थोड़ी सी तेज होती है और दोलिनी गति जो थोड़ी होती है वो थोड़ी सी धीरे होती है। और ये दोनों ही गति जो है वो आवर्ती गति के उदाहरण कहलाते हैं, है ना। अब आते हैं आप वृत्तीय गति पर। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन, एक सर्कल के चारों ओर, एक वृत्त के चारों ओर होने वाली गति। जैसे किसी पृथ्वी की चंद्रमा उपग्रह जो है वो परिक्रमा करते हैं तो वो कौन सी गति हो गई? उसकी वृत्तीय गति हो गई। तो ये तो सारी गतियों के जो प्रकार आपने पढ़े हैं उसके बारे में डिस्कस किया हमने। मैंने आपको एक बार से वापस से रिवाइज करा दिया है कि गतियाँ आपने इतनी सारी पढ़ के आए हो ऑलरेडी, लेकिन वापस वही बात, गति है क्या? तो गतिशील अवस्था या विराम अवस्था से क्या तात्पर्य है? ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग क्या है ये दोनों में? तो देखो, विराम अवस्था हम तब कह सकते हैं कि जब वस्तु, ये दोनों अवस्थाएं एक्चुअल में किसके अकॉर्डिंग गिनी जाती है? समय के सापेक्ष। जब भी हम किसी वस्तु की गतिशील अवस्था या विराम अवस्था की बात कर रहे हैं तो हमें उसको समय के अकॉर्डिंग मापना होगा, क्योंकि समय घड़ी है वो निरंतर आप जानते हैं चलती रहती है ना। समय चलता रहता है निरंतर। तो समय के साथ अगर कोई वस्तु स्थिर बनी हुई है, यानी कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, मान लो ये गाड़ी है ना, ये सब पार्किंग लॉज में खड़ी है, पार्किंग लॉज में खड़ी है तो देखिए इनमें किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं हो रही है, समय चलता चला जा रहा है, लेकिन ये गाड़ियाँ जो है, ये जो कार है, ये जो वाहन है, वो सब अपनी अपनी जगह पर स्थिर है। इनकी आकृति में, इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। समय आगे बढ़ता चला गया है लेकिन फिर भी इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? विराम अवस्था में है, ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ क्या है? विराम अवस्था में। जैसे हमारे लिए अगर हम बात करें तो हम क्या है, हम सीधे अगर कहीं पर भी समय के साथ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अगर एक ही स्थान पर खड़े हैं तो क्या है? हम हमारी विराम अवस्था में, ठीक है। तो समय के सापेक्ष यदि किसी वस्तु, सापेक्ष यानी समय के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर टाइम कंटिन्यूसली चेंज होता चला जा रहा है लेकिन फिर भी हम अगर क्या है, उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तब वो क्या है? वस्तु अपनी विराम अवस्था में, ठीक है। गतिशील अवस्था इसकी विपरीत अवस्था है। जैसे सड़कों पर चलते वाहन आप देख पा रहे हैं, ये वाहन कभी आगे जाएंगे कभी पीछे जाएंगे, समय के अकॉर्डिंग क्या है, ये आगे से आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है, कभी कोई गाड़ी आगे जा रही है कभी कोई गाड़ी पीछे जा रही है, तो इनकी स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से यदि हम दौड़ रहे हैं तो क्या हम एक ही जगह पर टिके हुए हैं? नहीं, कभी हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागते चले जा रहे हैं। तो गतिशील अवस्था क्या है किसी भी वस्तु की? समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाए, समय चलता चला जा रहा है और साथ ही वस्तु की स्थिति भी क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो कि वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि वस्तु विराम अवस्था में कब होती है और वस्तु गतिशील अवस्था में क्या होती है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर करने के बाद ही हम पता कर पाएंगे एक्चुअल में वस्तु की गति किस तरह से हो रही है और किस तरह से हम उसको आगे समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है आपका मंद और तीव्र गति। मंद गति किसे कहा जाता है? मंद यहाँ पर आप धीमी गति से मान सकते हैं इसे। तीव्र गति यानी फास्ट गति। अब कोई दो गाड़ियाँ अगर चल रही है तब आप उसको मंद, तेज और धीमे कैसे कह सकते हो? क्या आधार है आपको उसको कहने का कि ये गाड़ी तेज चल रही है, ये गाड़ी धीमे चल रही है? किस हिसाब से आप कहते हो? कोई एक पर्टिकुलर आपने कोई क्राइटेरिया बना रखा होगा, वो क्राइटेरिया क्या होता है? तो देखो, मान लो यहाँ पर कोई दो वस्तु है,
एक कार है ए, एक कार है बी, ठीक है। अब एक कार ए पी पॉइंट से शुरू होती है, बी कार जो है वो आर पॉइंट से शुरू होती है, और एक टाइम फिक्स है, एक पर्टिकुलर टाइम हमने ले लिया, मान लो 1 घंटा, ठीक है। इस 1 घंटे के अंदर ये जो कार है वो चलकर पूरी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, और ये जो कार बी है वो आर पॉइंट से शुरू होकर उसी 1 घंटे के अंदर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है, ठीक है। तो आप कैसे कहोगे किसकी जो है वो गति वो मंद है या किसकी गति तीव्र है? तो ऑब्वियसली ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई, इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, इसकी गति तीव्र हो गई, है ना। और ये जो कार है वो अभी तक 1 घंटे में यहीं तक पहुँची, समझ गए। तो इसकी गति जो है वो मंद गति है, वो धीरे चल रहा है, हो गया ना। तो मंद गति और तीव्र गति जो है वो आप किसी भी वस्तु की जो तुलनात्मक गति है उसके बारे में बात करते हो तभी आप बता सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक सड़क पर एक गाड़ी चल रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो धीरे चल रही है या वो तेज चल रही है ना। वो आप कब कह सकते हो? जब दो वस्तु आपस में साथ में चल रही है या दो वस्तुओं की आप तुलना कर रहे हो, उनकी गतियों की तुलना कर रहे हैं, तभी आप कह सकोगे कि ये मंद गति है या ये तीव्र गति है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ तो क्लियरली याद रखनी है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तभी हम बता पाते हैं कि मंद गति है या तीव्र गति है, ठीक है। मंद गति या तीव्र गति वस्तुओं की तुलनात्मक गतियों का अध्ययन है, ठीक है। समय के सापेक्ष ही हम इसको फिक्स करके बताते हैं। अगर दोनों गाड़ियों को हमने एक ही समय दिया है और उसी एक ही समय के अंदर वो जितनी ज़्यादा दूरी तय कर रही है, अगर वो ज़्यादा दूरी तय कर रही है तो उसकी गति तीव्र है, अगर वो कम दूरी तय कर रही है उसकी गति धीमे है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में एक निश्चित समय में अधिक दूरी तय करती है तब वह वस्तु की गति तीव्र गति कहलाएगी। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में एक निश्चित समय में कम दूरी तय करे तब वो क्या कहलाएगी? उसकी मंद गति कहलाएगी। तीव्र गति जब वो निश्चित समय में अधिक दूरी तय करे, मंद गति जब वो निश्चित समय में कम दूरी तय करे, ठीक है। जैसे कार, अब ऑब्वियसली आपको अगर कहीं पर जाना है तो और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप कार से जाए या साइकिल से जाए, तो किस से जाना पसंद करेंगे? कार से जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी गति तीव्र है, आप जल्दी पहुंच जाओगे साइकिल की तुलना में, ठीक है ना। तो साइकिल की गति की तुलना में कार की गति जो है वो तीव्र गति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कार द्वारा जो उसी समय में पर्टिकुलर टाइम में जो दूरी तय की जाती है वो अधिक होगी साइकिल की अपेक्षा, इसीलिए कार की गति जो है वो साइकिल की अपेक्षा तीव्र गति मानी जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है आपका तीव्र गति और मंद गति में क्या डिफरेंस है। लेकिन मान लो यहाँ पर ये इतनी सारी जो ट्रैफिक, ये तो जो पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ ये तो भारत में बहुत ज़्यादा आम दिखाई देती है। सिटी में जब आप जाओगे तो ये तो बहुत जनरली आपको ये दृश्य देखने को मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ, अगर हम पर्टिकुलर दो गाड़ियों की तुलना कर रहे थे, पर्टिकुलर दो वस्तुओं की तुलना कर रहे थे, तो हम इजीली बता पा रहे थे कि तीव्र गति है या ये मंद गति है। लेकिन अब इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है और इन इतनी सारी गाड़ियों में से किसकी गति तीव्र है, किसकी गति धीमे है, आप कैसे बता पाओगे? ऑब्वियसली आप इनको देखकर तो बता ही नहीं सकते हो, ना कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी दो वस्तुओं की अगर हम तुलनात्मक तीव्र या मंद गति का आकलन करते हैं तो उसके लिए हम उस वस्तु की क्या करते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी यानी कि पर्टिकुलर 1 घंटे, 1 मिनट या 1 सेकंड के अंदर उस वस्तु ने कितनी दूरी तय की। मान लो ये यहाँ पर एक गाड़ी यहाँ खड़ी है, ठीक है, और एक गाड़ी यहाँ खड़ी है। अब इन दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है ना। कितनी स्पीड में कोई जा रहा है, कोई कितनी स्पीड से आ रहा है, हमको कुछ भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? इसकी पर्टिकुलर 1 घंटे में ये कितना चलती है उसको पता कर लेंगे। इसका भी क्या करेंगे हम? 1 घंटे में ये कितना चलती है उतना पता कर लेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? दोनों की एक टाइम बराबर हमने लिमिट ले ली। अब उन दोनों की जब हम तुलना करेंगे उनकी गति की, तब हमें पता चल जाएगा ये कौन सी गाड़ी जो है वो तीव्र चल रही है, कौन सी गाड़ी जो है वो मंद चल रही है। जैसे आपको पता होगा
आप क्या करते हो कि किसी भी गाड़ी का जब लेने जाते हो, नई नई गाड़ी खरीदने जाते हो, तब आप क्या करते हो, उसका एवरेज चेक करते हो ना, कि ये गाड़ी कितना एवरेज देती है। एवरेज देने का मतलब क्या हो गया, यानी वो गाड़ी एक इकाई समय में कितना चलती है, वही तो हो गया ना उसका एवरेज। ठीक है, तो किसी भी गाड़ी की एवरेज आप जब निकालते हो तब आपको पता चलता है अच्छा ये गाड़ी बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से चलेगी, इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, या ये एवरेज बहुत कम देती है, इसकी गाड़ी जो है वो धीमी चलती है कि नहीं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय यानी 1 घंटा, वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, है ना। स्पीड, किसी वस्तु ने इकाई समय में कितनी दूरी तय की है वो क्या कहलाएगी, उसकी स्पीड कहलाएगी। अब स्पीड को निकालने का क्या तरीका होता है, स्पीड बराबर यानी चाल बराबर होता है वस्तु कितनी दूरी तय कर रहा है वो बटे वस्तु को उस दूरी को तय करने में लगा समय। यानी कि अगर हम ये माने कि मान लो कोई एक वस्तु है, वो क्या करती है 50 किलोमीटर जो है या 60 किलोमीटर जो है वो 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, अगर वो 3 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो उसकी चाल कितनी हो गई, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। उसने कितनी दूरी तय की बटा उसको कितना समय लगा उस दूरी को तय करने में। तो 60/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो हम क्या कहेंगे, 20 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड है उस गाड़ी की। ठीक है, तो चाल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई है और बटा उसको कितना समय उस दूरी को तय करने में लगा है। ठीक है, अब चाल हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। चाल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, देखो मात्रक, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं तो मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मात्रक के आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक मेजरमेंट, एक क्वांटिटी होती है जिसके द्वारा ही आप वस्तुओं को क्या करते हो, तोलते हो, मेज़र करते हो। अब अगर आप किसी वस्तु की स्पीड नाप रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड जो है वो किसी मात्रक में आएगी। कोई दूरी है तो वो मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। मात्रक इकाई ज़रूरी है। समय घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। तो ये समय बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, जब भी आप भौतिक राशियों का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसके लिए उसके मात्रकों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मात्रक तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चाल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये याद रखना है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो मेन मात्रक जो है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ज़्यादातर जगहों पर हम इसका उपयोग किस तरह से करते हैं, मीटर प्रति सेकंड के रूप में करते हैं। चाल को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, मीटर प्रति सेकंड द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जबकि इसके अन्य मात्रक जो है, कहीं कहीं पर हम किलोमीटर प्रति घंटा, लंबी दूरियों के लिए किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चाल दूरी बटे समय को कहा जाता है। यानी कि अगर इस समय का मान मैं 1 कर दूं तो ये जो दूरी है वही क्या हो जाएगी, चाल। वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वही क्या कहलाएगी, उसकी चाल। यानी इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। इसकी डेफिनेशन, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, मात्रक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखने आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको किसी वस्तु की चाल पता हो तो आप उसको दूरी बटे समय से आप क्या निकाल देते हो, उसकी चाल। लेकिन अगर मान लो वस्तु की आपको चाल दे दी जाए और उसको तय करने में उसका समय दे दिया जाए कि वस्तु जो है वो 4 घंटे में 40 की स्पीड से चलती है, तो वस्तु कितनी दूरी तय करेगी। तो उसके लिए देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर हो जाता है चाल इंटू समय। ठीक है, इसको देखना, आपको दे दिया गया है चाल, दे दी गई है आपको समय, निकालना क्या है, दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी को यहीं छोड़ दे, समय को इधर ले जाए। जब आप पक्षांतरित करते हैं, बराबर की इस तरफ लाते हैं, तो आप जानते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो चाल इंटू समय, दूरी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर किसी वस्तु का समय दे दिया जाए और किसी वस्तु की क्या दे दिया जाए,
जस्ट अ मिनट, किसी वस्तु की क्या दे दी जाए आपको, हमने क्या निकाल दी, चाल निकाल दी और दूरी निकाल दी। अगर मान लो किसी वस्तु की क्या दे दी जाए, आपको चाल दे दी जाती है और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी दे दी जाती है और क्या पूछ लिया जाता है, समय पूछ लिया जाता है, तब सूत्र क्या बनेगा, इसको ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि कोई वस्तु जो है वो 40 की स्पीड से 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु द्वारा उस दूरी को तय करने में समय कितना लगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब आपके पास सूत्र होना चाहिए कि आप किस तरह से समय ज्ञात करोगे। तो समय ज्ञात करने के लिए देखिए, चूँकि समय ज्ञात करना है तो समय को इधर भेज दो और चाल को इधर भेज दो, सिंपल है, वेरी सिंपल। तो समय को जब हमने इधर भेजा, चाल को इधर भेजा, तो सूत्र क्या बन गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या बन गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये बटे भाग का निशान है, उसी को बताया है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक सूत्र से 3 सूत्र बना सकते हो और एक सूत्र याद करके बाकी के तीनों सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप इसे ट्रायंगल के हिसाब से याद कर लो। देखो कैसे, जैसे जो दूरी होती है उसको डिस्टेंस कहा जाता है, तो डी, यहाँ पर एस हो गया स्पीड यानी चाल, टी हो गया टाइम, ठीक है। जब आपने इस तरह से ट्रायंगल बनाया तो मान लो अगर आपको क्या दे दिया गया है, मान लो आपको दे दी गई है स्पीड, निकालना क्या है आपको, सॉरी स्पीड दे दी और टाइम दे दिया, निकालना क्या है आपको, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है तो देखो नीचे की तरफ ये जो दोनों हैं ट्रायंगल के दोनों पक्ष, तो यहाँ पर हो जाते हैं ये मल्टीप्लाई। तो अगर डिस्टेंस निकालना है यानी दूरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, चाल इंटू समय कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, मान लो आपको दे दिए जाता है दूरी और दे दी जाती है आपको चाल, तो वस्तु के द्वारा समय जो ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, समय को छोड़ दें और ऊपर नीचे डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड, यानी दूरी भाग क्या हो जाएगा आपका, समय, ठीक है। तो यहीं से सूत्र बन गया आपका, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल के हेल्प से और ये जो आपने जो सूत्र याद किए उसकी सहायता से ये पूरे क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं ताकि आप बाकी के क्वेश्चंस तैयार कर सको। 7th में आपके इस चैप्टर से अंकित प्रश्न आते हैं जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं और वो इम्पॉर्टेंट है, वो आते हैं, आपको तैयारी करनी होती है उनकी, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के लिए हम दूरी, समय और चाल को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आंकिक प्रश्न। तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिए सारे फॉर्मूले, तो देखते हैं इन आंकिक प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाए। आपकी बुक में अंदर दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है, देखना, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। क्या दिया है, जब भी आंकिक प्रश्न दिया जाए तो आप ये देखें कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या प्रोवाइड कराया गया है, कौन सा डेटा दिया गया है। तो यहाँ डेटा दिया गया है दूरी, दूरी है कितनी, 240 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में समय लेती है वो कितना, 4 घंटे, ठीक है। टाइम का मान दे रखा है, आपको निकालना क्या है, चाल परिकलित करनी है, ठीक है। चाल का सूत्र आप जानते हैं, तो देखें 2 स्टेशनों के बीच की दूरी दे रखी है 240, समय दे रखा है 4 घंटे। चाल का सूत्र क्या होता है, तय दूरी बटे समय। सीधे सीधे सूत्र में वैल्यू रखी दूरी और समय की, आंसर जब आप इसका भाग देंगे तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दूरी का जो मात्रक है वो किलोमीटर में दिया है और समय का मात्रक घंटे में दिया है, तो स्पीड का मात्रक जो होगा वो भी क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मात्रक जिस अकॉर्डिंग दिया जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको मात्रक जो ज्ञात करना है उसका भी आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका ये इस तरह से दे रखा है कि किसी कार के पथमापी, पथमापी क्या होता है, पथमापी होता है वस्तु की दूरी तय करने के लिए वाहनों में यंत्र लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पथमापी कहते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं, ऑडोमीटर। जैसे आपने ऑटो रिक्शा के अंदर देखा होगा एक मीटर लगा होता है, जब आप उसमें बैठते हो तो वो मीटर डाउन कर देते हैं और जिससे वो जहाँ पर एंड होता है वहाँ पे किलोमीटर काउंट हो जाता है, ठीक है, कितनी दूरी आपने तय की। वो दूरी ज्ञात करने के लिए
वाहनों में पथमापी या ऑडोमीटर लगा होता है। तो यहाँ पर किसी कार के पथमापी का 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे पाठ्यांक दे रखा था 57321.0 किलोमीटर, और यदि 8:50 AM यानी कितने मिनट का ट्रैवल हुआ, टोटल 20 मिनट का ट्रैवल हो गया। 20 मिनट के ट्रैवल में पाठ्यांक का जो मान है वो परिवर्तित होकर कितना हो जाता है 57336.0 किलोमीटर। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है? ऑब्वियसली कार द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी होगी, ये जो टोटल मान आपका आया है इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, जो दूरी है वही आएगा जहाँ से शुरू हुआ था और जहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ख़त्म हुआ वहाँ उसकी लंबाई से लेकर पथ की जो लंबाई है वहाँ से आप क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको माइनस करेंगे, तो आपको आ जाएगी चली गई दूरी। ठीक है। कार की चाल भी आपको ज्ञात करनी है, किसमें, किलोमीटर प्रति मिनट में, और कार की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले जो पथमापी का पाठ्यांक था, प्रारंभिक पाठ्यांक हमने लिख लिया, अंतिम पाठ्यांक हमने लिख लिया। तो चली गई दूरी क्या होगी, अंतिम पाठ्यांक माइनस प्रारंभिक पाठ्यांक, आंसर आ जाता है आपका 15 किलोमीटर। ठीक है। सेकंड आ जाता है कार की चाल, चाल दूरी बटे समय, सेम फॉर्मूला। अब समय यहाँ पर हमको बता दिया हमने, समय दे रखा है 8:30 से लेकर 8:50, यानी कि टोटल कितने मिनट हो गए 20 मिनट। तो 20 मिनट का इसमें डिवाइड दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी अपनी आ चुकी थी, इसको हमने समय से डिवाइड किया तो आ रहा है 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पर मैंने किलोमीटर प्रति मिनट क्यों लिखा, आप पूछेंगे कि मात्रक तो किलोमीटर प्रति मिनट नहीं आना चाहिए था, या मीटर प्रति सेकंड आपने बताया था। तो देखिए यहाँ पर जो दूरी का मात्रक है वो किलोमीटर में दे रखा है और जो समय का मात्रक है वो मिनट में दे रखा है, इसलिए ये बनेगा किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है। तो चाल का मात्रक हमेशा डिपेंड करता है कि दूरी और समय का मात्रक क्या है, उसी पर से नए चाल का मात्रक आता है। तो यहाँ पर बन जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट। अब नेक्स्ट आपको पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में भी इस चाल को व्यक्त करना है। तो अगर हम घंटे की बात कर रहे हैं तो दूरी तो ऑलरेडी किस में दे रखी थी, किलोमीटर में, समय जो था वो मिनट में था, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है आर में, घंटे में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए मिनट को घंटे में परिवर्तित करने के लिए आप 60 से डिवाइड करते हैं, तो 20 डिवाइड बाई 60, सीधा सीधा कट जाता है ये, तो ये बन जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये 3 कहाँ से आया, 20 डिवाइड बाई 60 आप होगा तो 1/3 बनेगा, तो 15 1/3 हो जाता है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है। तो 15 × 3 बराबर हो जाता है आपका 45 किलोमीटर पर आवर। आपने कन्वर्ट कर दिया है इसको किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है आपका, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट का समय लेती है। अब यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है और साइकिल की चाल दे रखी है 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि स्पीड दे रखी है। घर से विद्यालय की दूरी परिकलित करनी है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है, सीधा सूत्र लगाएंगे, चाल इंटू समय। बट यहाँ पर सिंपल ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में इसकी स्पीड दे रखी है, लेकिन समय जो दे रखा है वो मिनट में दे रखा है। तो मिनट को आप मात्रक को सेम यूनिट में लेकर आएंगे, जो सेम मात्रक होता है उसमें लेकर आएंगे, तब जाकर ये क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मिनट को सेकंड में परिवर्तित करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है आंसर आपका 900 सेकेंड। जब इसको सूत्र में रखेंगे तो वैल्यू आ जाती है आपकी 2 × 900, इट मीन्स 1800 मीटर। अब ये आंसर आया है आपका मीटर में। आपका ये आंसर यहाँ पर भी करेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको किलोमीटर में व्यक्त करना चाहते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.8 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट, ये एक MCQ का क्वेश्चन आपके दे रखा है। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर असमान गति हो जाती है। कैसे, क्योंकि 15 मिनट पहले के जो 15 मिनट है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, फिर वो अगले 15 मिनट जो है वो 60 की स्पीड से चल रही है।
तो जो दो डिस्टेंस है दोनों का अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि जिसकी चाल अधिक है वो तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले 15 मिनट में चाल हो गई आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको 15 मिनट दे रखा है। अब मिनट दे रखा है तो घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15/60 करके घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो इस समय जो दूरी जो तय की गई है कार द्वारा वो हो जाएगी चाल इंटू समय। सूत्र में वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने से आपका आंसर आ जाता है 10 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आता है बाद के 15 मिनट में। बाद वाले 15 मिनट के लिए जो चाल की वैल्यू है वो चेंज हो गई, अब 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। समय वही है 15 मिनट, फिर उसको आर में कन्वर्ट करना है, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, और वैल्यू पुट करने से आंसर आपका आ जाता है 15 किलोमीटर। तो इस तरह से जो कुल दूरी है पूरी यात्रा में, जो कुल दूरी है वो हो जाती है 10 + 15 यानी कि 25 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो है वो MCQ में कितना आएगा आपका 25 किलोमीटर। तो पूरा सॉल्यूशन आपको ज़रूर इसको करना पड़ेगा फाइल में। नेक्स्ट देखें, लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का वो है एक समान गति तथा असमान गति। अब एक समान गति और असमान गति क्या होती है? जब हम नाम से ही पता चल रहा है कि गति एक समान है। एक समान कैसे कैसे समझे इसको? मान लो कोई कार है या कोई भी वाहन है, वो O पॉइंट से शुरू होकर C पॉइंट तक कंप्लीट अपनी जो है जर्नी कंप्लीट करता है। ठीक है। अब वो जो O पॉइंट से कंप्लीट करके C पॉइंट तक आता है, उसके बीच में अगर हम इस पूरे जर्नी को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में बांट दें, यानी कि छोटे छोटे समय अंतराल में इसको बांट दें, मेज़र कर लेते हैं हम, जैसे 2 सेकंड का टाइम हो गया, 2-2 सेकंड का, 2-2 सेकंड का, हम अगर इसको टाइम बांट दें तो 2 सेकंड के टाइम के बीच में उसकी स्पीड कितनी थी वो देखना इम्पॉर्टेंट है। मान लो पहले 2 सेकंड के अंदर वो 4 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 2 सेकंड में वो 8 मीटर पे पहुंच जाता है। 8 मीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वापस 4 का आ गया। फिर 8 से वापस वो अगले 2 सेकंड में 12 मीटर तक पहुंचता है, यानी कि फिर इन 8 से लेकर 12 के बीच में 4 का गैप आ गया। तो हर डिस्टेंस, हर समय अंतराल में उसकी जो दूरी है, तय की गई दूरी है वाहन द्वारा, वो सेम है, यानी कि उसकी स्पीड भी सेम है। ठीक है। तो 4-4 मीटर की दूरी उसने तय की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाहन जो है वो एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रहा है और उसकी चाल समान है, इसलिए उसकी गति क्या होगी? एक नियत गति या एक समान गति कहलाएगी। ठीक है। यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान चाल से गति करती है, अर्थात समान दूरियां तय करती है, जब उसकी गति नियत गति या एक समान गति कहलाती है। जैसे आप लोग हाईवे पे चल रहे हो तो हाईवे पे आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्लच लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप एक ही स्पीड से चलते चले जाते हो। ठीक है। तो वो वहाँ पर वो गति आपकी क्या होगी? एक समान गति कहलाएगी। जस्ट इसके अपोजिट असमान गति, अगर आप किसी ट्रैफिक वाली सड़क पर चल रहे हो तो क्या होगा? आप स्मूथली चला पाओगे? नहीं, आपको बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा, अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। 1 मिनट के अंदर आप कहीं कभी तेज़ चल रहे हो, कभी धीमे चल रहे हो, कभी तेज़ चल रहे हो, कभी धीमे चल रहे हो। तो इस तरह से जो आपकी गति बनी है वो गति क्या है? असमान गति बनी है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल में आपने क्या की है? अलग अलग दूरियां तय की है। ठीक है। तो ये सिंपल है। इस एग्जाम्पल को देखें, इस वाहन को देखें। ये वाहन A पॉइंट से लेकर D पॉइंट तक पहुंचने में इतनी दूरी तय कर रहा है टोटल। अगर इसको मैं टाइम इंटरवल में बांटूँ 2-2 सेकंड के, तो इसकी चाल बार बार चेंज हुई है। कैसे? A से B पॉइंट तक पहुंची है 2 सेकंड के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग 2 से किया 8 तक, यानी इसके बीच का गैप कितना हो गया? 6 मीटर का। ठीक है। लेकिन अगले 2 सेकंड में हो सकता है बीच में खड्डे आ गए हो, जो भी रीज़न रहा हो, उसकी वजह से वो क्या हुआ? 8 से 10 मीटर तक ही पहुंचा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ 2 मीटर की दूरी उसने तय की है। भिन्न हो गई, दूरी अलग हो गई, यहाँ पर स्पीड कम हो गई। पहले में स्पीड ज़्यादा थी, फिर स्पीड कम हो गई। अब देखो क्या हुआ, फिर अगले 2 सेकंड में वापस स्पीड बढ़ गई, 10 से 16 में पहुँच गई, यानी कि 6 मीटर का गैप वापस आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाहन की जो निश्चित समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की है, भिन्न भिन्न चाल से गति करी है, इसलिए इसकी गति असमान गति कहलाएगी। ठीक है। तो यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में भिन्न भिन्न चाल से गति करे या भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तब हम वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं, जैसे ट्रैफिक वाली सड़क पर चलने वाला वाहन। ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये टोटली चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे गतियों के बारे में। सरल लोलक की गति किस प्रकार की होती है, आवृत्ति गतियाँ क्या होती है, घड़ियाँ किस प्रकार से वर्क करती है, और जो दूरी और समय का जो हम ग्राफ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।